नमस्कार, मैं जेवी मनीषा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सफर जिंदगी का। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वे फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं पर जाने जाते हैं अपनी आवाज के लिए। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मेहमान हैं श्री शान। जीवन का संगीत से परिचय तभी हो जाता है जब मानव अंश में धड़कन की धुन बजने लगती है। इसी धुन को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना उसी की अर्चना में लगे हैं सुर साधक शान। इनके साथ इनको जानने के प्रयास में बिताए कुछ पल क्यों ना एक बार फिर दोहरा लें। जिसे हम पसंद करते हैं उसके बारे में और ज्यादा जानने का मन होता है, तो हमारे बहुत से दर्शक हैं जो आपको बहुत 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 पसंद करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन कैसे बीता, शिक्षा कैसी रही। बिल्कुल सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले यही कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें आप पसंद करते हैं उसके बारे में कुछ जानने के बाद उतना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं बस यही आशा करता हूँ कि ऐसा ना हो जाए कि जो जानकारी हासिल करेंगे उसके बाद कहेंगे कि यार नहीं, अब हमें इसे नहीं पसंद करते हैं। वैसे ऐसा तो कुछ बात है नहीं, और आप ऐसी कोई सवाल भी नहीं पूछेंगे होपफुली। जी जी जी। जन्म मेरी मुंबई में ही हुई और सारा पला बड़ा परवरिश सब कुछ यहीं हुआ है। और मैं बांद्रा मुंबई में एक बहुत, जैसे पहले कहते थे, एक स्लीपी फिशरमैन विलेज टाइप का एक जगह, एक ज़िला है। अभी तो इट्स रॉकिंग प्लेस और भीड़ भाड़, गाड़ी हट ही नहीं पाती है। लेकिन मैं वहीं पला बड़ा और वहीं हूँ, अभी तक वहीं हूँ और मैं वहीं रहूँगा शायद। यूं तो गुनगुनाहट सभी के होठों पर खेलती रहती है, पर किसी किसी की गुनगुनाहट को सधने व साधने का मौका मिलता है। शान के बचपन में उनके संगीत के प्रति रुझान के बारे में खुद उनसे बेहतर और कौन बता सकता है। मैं सोचा था बड़ा होकर कुछ ठीक ठाक बनूंगा, ये गाना वाना तो चलता ही रहेगा, तो उतना कोई प्लान नहीं था कि मैं कभी गाना गाऊंगा। करते करते काफ़ी जिंगल्स भी गाए, काफ़ी प्रोफेशनली भी गाया, लेकिन आई थिंक इट ओनली, मुझे कब इस चीज़ की एहसास हुई कि मुझे गाना है, जब मैं गाना गा नहीं पा रहा था। 13-14 की उम्र में जब एडोलेसेंस के वक्त गला बिगड़ जाता है, तो कोई नोट लगा रहा हूँ तो लग नहीं रहा है, थोड़ा ऊंचे पे जाते ही गला क्रैक हो जाता है। फिर कई बार महफिलों में भी, अगर पिताजी को वैसे मैं बहुत कम उम्र में खोया था, आई वाज जस्ट 14 व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, तो डैडी भी बुलाते थे चलो गाना गाओ, और मैं बैठता था गाना गाने के लिए और गला क्रैक, रोते रोते वापस किचन में। तो सोचा था कि ये तो बहुत गड़बड़ है। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अगर गाना नहीं गा पाऊँगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो और उसके बाद आई थिंक 16-17 साल तक भी गला ठीक से नहीं बना था, लेकिन मैं छोड़ा नहीं। मैं बस वो हारमोनियम लेके करते रहता था रियाज़, कोशिश करते रहता था कि गला आ जाए, वापस आ जाए, और फिर एक दिन आ ही गया। जीवन के हर क्षण को खुशी के साथ जीने वाले लोगों को श्रम कभी श्रम नहीं लगता, वे सहज ही हर मंजिल को तय कर लेते हैं। शान के जीवन में स्वयं को स्थापित करने का दौर कैसा रहा, आइए ये बात उन्हीं से पूछें। कहना ज़रूर चाहूँगा कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत लगन से कोशिश की कि मैं और अच्छा गाऊँ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं उस उम्र में काफ़ी हद तक गैर जिम्मेदार, नादान सा था। और जहाँ दीदी मम्मी दोनों ही दे वर द अर्निंग मेंबर्स, और मैं छोटा भाई के नाते बस गुलछड़े उड़ा रहा था, ज़्यादा सीरियस नहीं था। यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ काम मिल जाता था, कभी बच्चों को ट्यूशन, तो फिर कभी सेल्स बॉय की नौकरी मिल जाती कहीं, करते करते ही ज़िंदगी बीत रही थी। फिर 17-18 साल में लगा कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा ठोस, तो मैंने कुछ बिज़नेस भी शुरू किया, जहाँ मैं अपना वो टाइप सेटिंग और वो सब करता था, पेज सेटिंग बनाता था, प्रिंटिंग का काम लेता था। लेकिन मुझे कभी मुझ में वो यकीन खुद में नहीं थी कि मैं गाना गा सकता हूँ। मतलब मैं जिन सिंगरों को सुनता था, यानी मतलब रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, इनके सामने मेरी क्या औकात, मैं क्या गाना गाऊंगा। मैं आई थिंक मेहनत से ज़्यादा एक लकी चांस मिल गया कि एक नया दौर आया, एक नया वक्त आया
जब और मॉडर्न सॉन्ग्स, ट्रेंडी सॉन्ग्स, अर्बन टाइप की म्यूज़िक, पॉप सॉन्ग्स लोग पसंद करने लगे और उसी वक्त मुझे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। मैंने मेहनत तब शुरू की जब मुझे कुछ मिल गया। अब मैं जब भी गाता हूँ तो उस पर काफ़ी मेहनत डालता हूँ, अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि गाने की जो खूबसूरती है, गाने की जो खासियत है वो उभर के निकले। ना ये निकले कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत ऐसी ही होनी चाहिए कि वो मेहनत ना दिखे, मेहनत लोगों के कानों तक नहीं पहुँचे, बस गाने की जो मज़ा है वो लोगों के कानों तक पहुँचे। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। आइए शान जी से जाने कि वे किसे देते हैं अपनी सफलता का श्रेय। मैं डेस्टिनी, किस्मत को बहुत मानता हूँ और मेरे साथ मेरी जो भी डेस्टिनी ने बहुत अच्छा बर्ताव किया और ये नहीं कहूँगा कि एक साथ बहुत कुछ मिल गया, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो ग्राफ है, करियर ग्राफ कहें या ज़िंदगी का जो ग्राफ है, वो ऊपर की तरफ ही चलता रहा और ये अच्छी बात है। मैं ये भी कहूँगा कि मेरे पिताजी के इस इंडस्ट्री में होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिला और नहीं तो आप जब किसी और शहर से आते हो, बिल्कुल लोग आपको पहचानते नहीं हैं, तो वो पहचान बनाते बनाते काफ़ी वक्त निकल जाता है। तो मुझे वो एक एडवांटेज मिला और बात तो इस बार मेहनत की हो रही है, तो मेहनत को मैं नज़रअंदाज कर दूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कहूँगा कि मैं सही वक्त पर ख़ुद को संभाल लिया और मेहनत करना शुरू कर दिया और उसी का फल भी मिला है काफ़ी हद तक। हर पल में एक कहानी गढ़ने की क्षमता होती है। कभी कभी वो कुछ ऐसी कहानियां गढ़ता है जो हमेशा याद रह जाएं। शान के जीवन का एक यादगार पल जो उन्होंने हमारे साथ बांटा, वो कुछ इस तरह से गुजरा। दो सबसे खूबसूरत मोमेंट्स होंगे जब मुझे दो मेरे बच्चे हुए। मैंने तो डिलीवर नहीं किया, लेकिन जब वो देखा और वो बच्चा पहली बार मेरे गोदी में आया, मेरा वो प्यारा सा फूल सा, तो वो दो मोमेंट्स तो ऐसे हैं जो I can never forget the thrill, the wonderful feeling of that. जिसे हम सभी बहुत पसंद करते हैं, उसकी पसंद नापसंद जानने का बहुत मन होता है कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या नापसंद है। तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। मैं बहुत आसानी से हर चीज़ को पसंद कर लेता हूँ, लेकिन अगर सचमुच पसंद करना हो तो फिर अटक जाता हूँ। मतलब एक लेवल पर एवरीथिंग इज़ नाइस, लेकिन एक अलग लेवल पर कुछ भी दिल को उस तरह से नहीं छूता। तो डिपेंड्स ऑन अभी किस मूड में हूँ। समाज और जीवन के प्रति हर व्यक्ति अपना एक दृष्टिकोण रखता है, साथ ही वो समाज से कुछ अपेक्षाएं भी रखता है। आइए शान जी से जाने कि वे क्या कहते हैं अपने इस संदेश में। संदेश बस इतना ही देना चाहता हूँ कि आप कभी मेहनत को मेहनत की तरह देखेंगे या सोचेंगे तो फिर वो मेहनत ही लगेगा। अगर आप मेहनत को एक एंजॉयमेंट कर लें, मेहनत को एक जरिया समझ ले जिसके मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, कठिन ये राह है जिस पर मैं चल रहा हूँ, ये सोचकर आप करेंगे तो फिर मज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि मंजिल जब मिल जाएगी तो आपको लगेगा कि यही था मंजिल, जो रास्ता है, जो राह है, उसमें ही ज़िंदगी है। तो उसको अगर आप बिता दे यही सोच के कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर तो आप मतलब वो मज़दूर की ज़िंदगी हो जाएगी। अगर आप इस मेहनत को आप मज़ा में बदल दो और खुशी मेहनत करो, चाहे आप जो भी करें, जो भी छोटा सा भी जो भी काम हो उसको आप एंजॉय करके करें। कई बार घर का काम करने मिलता है मुझे, तो उसका भी मज़ा लेता हूँ कि चलो घर साफ़ करना हो या फ़ैन साफ़ करना हो या खिड़कियों से धूल पोंछना हो, तो उसको अगर मैं सोचूँ कि यार, तो फिर तो मेहनत हो। मैं सोचूँ चलो एक्सरसाइज हो रहा है कुछ, इससे मुझे कुछ एक रिदम में करूँ तो एक कोई धुन याद आए, या इतना अच्छा मैं आज फ्लोर चमकाऊंगा तो सब खुश हो जाएंगे, ये सोच के करें तो वो मेहनत भी, एक तो मेहनत रंग भी लाएगा, साथ साथ आपका अच्छा टाइम पास भी होगा। आपने हमें अपने बारे में इतनी सारी बातें बताई और इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। शान के सधे हुए स्वर और मन मस्तिष्क में उतरती हुई आवाज इस बात का परिचायक है कि स्वयं सरस्वती उनके कंठ में निवास करती हैं। वे भविष्य में भी हमें एक से बढ़कर एक गीतों के रस में भिगोते रहेंगे, ऐसी हैं हमारी शुभकामनाएं।
चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। ये थी मुलाकात शान जी से। अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही एक विशिष्ट व्यक्तित्व से। तब तक कीजिए इंतजार और जेवी मनीषा का नमस्कार।